हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की एचएपी सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज़ चल रही है और जिसमें हमने अब तक कवर कर लिया है अपना बेसिक लाइफ प्रोसेसेस तक। यहाँ तक कि हमने सारे वीडियो लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। तो गाइस, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप हमारे चैनल पर बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के एचएपी सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा होम्योस्टेसिस। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं होम्योस्टेसिस की। तो फ्रेंड्स, जो हमारा वर्ड है होम्योस्टेसिस, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है हमारा होम्यो, जिसका मतलब होता है कांस्टेंट, और दूसरा वर्ड है स्टेसिस। स्टेसिस का मतलब होता है स्टेट। जो भी हमारी बॉडी की स्टेट है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। हमारी बॉडी बोलें तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स होते हैं, तो जो उनकी स्टेट है वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो एक तरह से हम बोलें, जो हमारा होम्योस्टेसिस है वो क्या है, द कांस्टेंट स्टेट ऑफ आवर इंटरनल इन्वायरमेंट। जो हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है, तो उसकी जो स्टेट है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर बोलें तो क्या, अनचेंज रहनी चाहिए। तो गाइस, इसकी एक डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे, जो इसकी एक सरल डेफिनेशन है होम्योस्टेसिस की। होम्योस्टेसिस क्या होती है? तो होम्योस्टेसिस इज डिफाइंड एज द सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस वाई विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है, जो हमारी होम्योस्टेसिस है, यह एक हमारी सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है, जिसके द्वारा जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने क्या करते हैं, जो भी उनकी इंटरनल स्टेबिलिटी होती है, जो भी उनका इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, उससे मेंटेन करते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। अब गाइस, जैसा कि मान लो, जो हमारी बॉडी होती है, हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, उसका क्या होता है, जो भी हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, तो उसकी जो बैलेंस की स्टेट होती है, होम्योस्टेसिस बोलें तो आ स्टेट ऑफ बैलेंस इन द बॉडी। जो हमारी बॉडी के अंदर जो बैलेंस की स्टेट है, जो बैलेंस की अवस्था है हमारी बॉडी के अंदर, जिसके अंदर जो भी हमारे फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं हमारी बॉडी के, वो अनचेंज रहें, या बोलें तो बैलेंस रहें। एक तरह से हम बोल सकते हैं, जो हमारी होम्योस्टेसिस क्या है, इट इज़ द कांस्टेंट स्टेट ऑफ आवर इंटरनल इन्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर बोलें तो क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, जैसा कि मान लो ये हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी का जो भी इंटरनल इन्वायरमेंट है, इसके अंदर मान लो जो भी हमारा टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड का पीएच हमारा 7.4 करीब होता है, ठीक है। हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल होता है, ये सारी चीज़ें जो भी हमारे हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं, ये हमारे कांस्टेंट हैं, ये सारी हमारी फिक्स वैल्यू हैं। अब इनके ऊपर जो भी हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर है, हमारा अंदर का जो भी हमारे कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं अंदर के, इनके ऊपर हमारे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, हमारा एटमॉस्फेयर, उसका इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो, उसी प्रोसेस को, जो हमारी प्रोसेस इसको चेंज होने को जो मेंटेन करती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। अब फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा होगा, जो हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, वो सर्दियों में भी और गर्मियों में भी हमारा 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब हमारा बाहर का एटमॉस्फेयर है, जो हमारा बाहर का टेम्परेचर है, वो तो चेंज होता है, सर्दियों में इतना नीचे गिर जाता है हमारा, हमें बहुत ठंडी लगती है, बट फिर भी हमारी बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस, जो हमारा नॉर्मल रेंज है, तो ये मेंटेन रहती है। तो कैसे मेंटेन रहती है, ये होम्योस्टेसिस प्रोसेस की वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स होते हैं, जिन्हें हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखता है। अगर हम बोलें तो होम्योस्टेसिस हमारा क्या है, एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमारे फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं उन सबको मेंटेन करके रखता है। तो फ्रेंड्स, और देखें तो क्या हमारे पास जो हमारी होम्योस्टेसिस है, अगर इसको हम बोलें तो होम्योस्टेसिस लिटरली मीन्स अनचेंज। अगर हम जनरली इसका मतलब देखें, जो हमारा वर्ड है होम्योस्टेसिस, इसका जनरली मतलब क्या है, अनचेंज। जो हमारी बॉडी के इन्वायरमेंट है, हमारी बॉडी की जो प्रोसेसेस हैं, वो हमारी क्या रहें, अनचेंज रहें, इनके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई भी फर्क ना पड़े। तो ये हमारी सारी क्या है, होम्योस्टेसिस के अंदर आता है। अब फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, जिन्हें हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स, जो कि हमारे होम्योस्टेसिस की प्रोसेस के द्वारा मेंटेन करे जाते हैं। जैसे कि मान लो हमारी बॉडी का बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन होती है, वो भी हमारी होम्योस्टेसिस के द्वारा मेंटेन करे जाते हैं। नेक्स्ट, हमारी बॉडी का जो पीएच है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्लूइड्स हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, ठीक है, उनका पीएच क्या है,
ठीक है। इसके बाद में हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो कम बढ़ ज़्यादा उन सबको भी मेंटेन करता है हमारा होम्योस्टेसिस। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। जनरली आपने देखा होगा आए दिनों बीपी की काफ़ी बीमारी चल रही है, तो बीपी हमारा बढ़ जाता है, तो कुछ हद तक तो हमारा जो होम्योस्टेसिस की प्रोसेस होती है उसे मेंटेन कर लेती है, ठीक है। अगर हमारी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके लिए हमें क्या मेडिसिन लेनी पड़ती है। यहाँ पर देख लेते हैं कि जो भी हमारी फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, अब ये चेंज हो जाते हैं तो हमारी होम्योस्टेसिस की प्रोसेस किस तरह से काम करती है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसके जो भी हमारे कंपोनेंट हैं आखिर किस तरह से हमारा होम्योस्टेसिस वर्क करता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास दे रखे हैं कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस। तो कंपोनेंट की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। सबसे पहले हमारा रिसेप्टर आता है, ठीक है। रिसेप्टर के बाद में हमारा कंट्रोल सेंटर, और कंट्रोल सेंटर के बाद में हमारा क्या इफेक्टर। ये तीन चीज़ें हमारी क्या हैं, ये कंपोनेंट है होम्योस्टेसिस की। सबसे पहले गाइस क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर स्टिमुली मिलता है, कोई भी चेंजेस या इम्बैलेंस हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसको कौन डिटेक्ट करता है, हमारा जो डिटेक्टर होता है जिसको हम बोल रहे हैं रिसेप्टर। ये इसको डिटेक्ट करने के बाद में क्या करता है, इनपुट देता है हमारे कंट्रोल सेंटर को। जो हमारा कंट्रोल सेंटर है ये इनपुट किस फॉर्म में देता है, नर्व्स इम्पल्स की फॉर्म में इनपुट देता है, जिसे कि कंट्रोल सेंटर रिसीव करता है, ठीक है। फिर क्या करता है, जो भी चीज़ें इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, कंट्रोल सेंटर देखता है कि कौन सा इफेक्टिव ऑर्गेन हमारा इस प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो जो हमारा कंट्रोल सेंटर है उसी रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेन के लिए, जैसे हम इफेक्टर बोल रहे हैं, उसे कमांड देता है, आउटपुट देता है, और फिर क्या करता है, उसको बोलता है कि आप इस प्रोसेस को मेंटेन करिए। और फिर जो हमारा इफेक्टिव ऑर्गेन होता है, जो हमारा इफेक्टर होता है, उस प्रोसेस को मेंटेन करके अपना रेस्पॉन्स देता है। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस होती है। सबसे पहले हमारा डिटेक्टर डिटेक्ट करता है कि क्या चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, फिर उसको नर्व इम्पल्स में देता है कंट्रोल सेंटर को, और कंट्रोल सेंटर इफेक्टिव ऑर्गेन को वो कमांड देता है, आउटपुट देता है। इस तरह से हमें पूरा रेस्पॉन्स मिलता है। ये हमारी पूरी प्रोसेस होती है होम्योस्टेसिस की। तो चलिए गाइस, इसके बाद में बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं, जो भी हमारी नॉर्मल रेंज है उससे बढ़ जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं हमारी नॉर्मल रेंज से कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के मैकेनिज्म हैं जिन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और दूसरा हमारा है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हमारे पास होम्योस्टेसिस के दो मैकेनिज्म हैं, एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब गाइज यहाँ पे नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी के ऊपर ये कोई बुरा इफेक्ट डालेगा। यहाँ पे मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर, जो भी इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चेंजेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, उनको क्या करेगा, डिक्रीज़ करके काम करेगा अपना, उनको डिक्रीज़ करेगा जो भी चेंजेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। जो पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला क्या करेगा, जो भी हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं उनको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा या बढ़ाएगा, उनको बढ़ा देगा। बढ़ाने के बाद में उनकी नॉर्मल रेंज तक उन्हें लेके आएगा। तो इस तरह से हमारा दोनों मैकेनिज्म काम करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये किस तरह से काम करता है, ये हमारा क्या है, जो भी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर चल रही हैं, जो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस चल रही हैं, उनकी जो भी इंटरनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, अब क्या होता है, वो चीज़ें हमारी थोड़ी बढ़ जा रही हैं। जैसा कि मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एग्जांपल में क्या है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो जनरली एकदम से बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बढ़ने के बाद में क्या होता है, जो हमारी बॉडी की स्किन होती है वो हीट हो जाती है। हीट करने के बाद में क्या होता है, जब हमारी बॉडी की स्किन हीट हो जाती है तो वो क्या जाता है, एक इम्पल्स पहुंचता है, एक इनपुट पहुंचता है हमारे हाइपोथैलेमस के लिए। उसी तरह से जैसे रिसेप्टर ने क्या हुआ, हमारी जो हीट हो रही है हमारी स्किन, तो वहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर हैं जो क्या करते हैं, डिटेक्ट करने के बाद में हमारा नर्व्स इम्पल्स भेजते हैं हमारे हाइपोथैलेमस के लिए। हाइपोथैलेमस क्या है, हमारा कंट्रोल सेंटर है, ठीक है। ये क्या करता है, ये कंट्रोल सेंटर एक्टिवेट करता है किसको, टीआरसी को। टीआरसी हमारा क्या है, टीआरसी बोले तो टेम्परेचर रेगुलेट सेंटर। ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता है उसे रेगुलेट करता है। टीआरसी हमारा मेन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये क्या करता है, जैसे कि हम इसने देखा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है और हाइपोथैलेमस ने से कमांड दिया कि आप इस टेम्परेचर को डिक्रीज करिए। ये फिर क्या करता है, ये जस्ट एकदम से जो हमारी स्वेट ग्लैंड होती हैं जिनसे हमें पसीना आता है उनको एकदम से एक्टिवेट कर देता है, और उनके एक्टिवेट हो जाने के बाद में हमारी स्वेटिंग होने लगती है, और इसके बाद में लास्ट में हमारा टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। तो इसी तरह से क्या होता है, स्वेट ग्लैंड के थ्रू हमारी बॉडी का जो भी टेम्परेचर होता है वो हमारी बॉडी का मेंटेन हो जाता है टेम्परेचर, और हम जो हमारा नॉर्मल रेंज में टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस वो हमारी बॉडी का हो जाता है। तो गाइज इस तरह से होता है हमारा पूरा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, जिसमें क्या हो रहा है, जो भी चीज़ें हमारी बढ़ रही थी, जो भी हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में चीज़ें बढ़ रही थी उनको डिक्रीज करके अपना काम कर रहा है ये। अब यहीं पे बात आती है दूसरा हमारा मैकेनिज्म जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब गाइज देख ले रहे हैं हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है वो किस तरह से रेस्पॉन्स देता है अपना,
इंक्रीज द चेंज इन द इंटरनल इन्वायरमेंट, जो भी हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उनको इंक्रीज कर देता है, थोड़ा सा बढ़ा देता है, क्योंकि वो नॉर्मल रेंज से अपने कम हो रहे होते हैं तो उन्हें थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे समझ ले रहे हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास नॉर्मल चाइल्ड बर्थ। जब भी किसी बच्चे का जो नॉर्मल तरीके से जन्म होता है उसी का एग्जाम्पल है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो भी इन लेबर पेन, जब भी लेबर पेन होता है, जो भी हमारे डिलीवरी टाइम में पेन होता है, उस समय क्या होता है, जो हमारा यूट्रिन होता है, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स, जो यूट्रिन का कॉन्ट्रैक्शन फोर्स होता है वो बेबीज़ के हेड को क्या करता है, मूव कराता है टूवर्ड्स द सेरिविक्स। जो सेरिविक्स होता है उसके तरफ को उसे मूव कराता है कॉन्ट्रैक्शन फोर्स। अब क्या होता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लगता है तो हमारी बॉडी के जैसे कि हर जगह रिसेप्टर प्रेजेंट है, डिटेक्टर, वहाँ पे हमारे कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर इन यूट्रिन सेरिविक्स। जो हमारा सेरिविक्स है वहाँ पे हमारे डिटेक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ठीक है, ये क्या कराते हैं, जैसे ये रिसेप्टर अपना स्टिमुली इन्हें मिलता है, स्टिमुली का यहाँ पे हमारे पास स्टिमुली है यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, जब यूट्रिन ने कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लगाना स्टार्ट हुआ तो जो हमारा रिसेप्टर है स्ट्रेच रिसेप्टर, इसे क्या मिल गया, स्टिमुली मिल गया। इसने उस स्टिमुली को क्या किया, रिसीव किया। रिसीव करने के बाद में उसे डिटेक्ट करने के बाद में क्या किया, नर्व्स इंपल्स की फॉर्म में हमारे कंट्रोल सेंटर को भेज दिया। कंट्रोल सेंटर हमारे पास क्या है यहाँ पे, हाइपोथैलेमस एंड ब्रेन। ठीक है, जैसे ही ब्रेन को पता लगा कि कोई भी दिक्कत हो रही है पीछे, ठीक है, उसने क्या किया, उसने जस्ट से क्या किया, आउटपुट दिया। अपना आउटपुट किस फॉर्म में दिया, रिलीज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है हमारा, ऑक्सीटोसिन यहाँ पे क्या है, एक केमिकल है जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, कॉन्ट्रैक्शन को और बढ़ा देता है। यहाँ पे जैसे ही हमारे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का रिलीज हुआ तो फिर क्या हुआ, जो हमारा यूट्रिन है, जो यूट्रिन की स्मूथ मसल्स हैं, उनने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट करना बढ़ा दिया। ये एक तरह से क्या बोले, ये हमारा क्या इफेक्टर ऑर्गेन है, क्योंकि ये इफेक्टर कौन कर रहे हैं, जो भी हमारी यूट्रिन की जो स्मूथ मसल्स हैं वही तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस ने किसे ऑर्डर दिया, किसे आउटपुट दिया या किसे कमांड दिया, हमारा यूट्रिन की जो स्मूथ मसल्स हैं जिसे हम बोलते हैं इफेक्टर। अब इनको कमांड मिलने के बाद में इन्होंने क्या किया, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन फोर्स। अब इन्होंने क्या किया, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्शन फोर्स पहले कम लग रहा था, जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन फोर्स था उसको बढ़ा दिया। अब जब इसने बढ़ा दिया तो क्या हुआ, जनरली हमारा क्या हुआ, यहाँ पे ग्रेटर स्टिमुलेशन। जनरली हमारी बात क्या हो रही थी, हमें सबसे पहले क्या मिला था, यहाँ पे जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्शन फोर्स था वो कम था। ठीक है, जो स्ट्रेच रिसेप्टर ने क्या किया, वो स्ट्रेच रिसेप्टर ने उसे डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद में हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लग रहा था उसको बढ़ा दिया। जब कॉन्ट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया हमारा तो फिर क्या हुआ, यहाँ से फिर आसानी से बेबी का जो डिलीवरी थी वो आसानी से हो गई। तो इसी वजह से क्या होता है, जो हमारी बॉडी की बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करती है। जो हमारा होम्योस्टेसिस है, क्या किया इसने, जो पहले हमारा जो फोर्स कम लग रहा था, जो हमारा फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन था यूट्रिन का वो बहुत कम था, जिसके कारण हमारा बेबी का नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रहा था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, हमारे रिसेप्टर ने से रिसेप्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद में हमारे जो पूरा जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है उसने क्या किया, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन फोर्स बढ़ा दिया। इस तरह से हमारी बेबी का नॉर्मल तरीके से बर्थ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा हमारा जो आज का टॉपिक है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आई होप गाइस आपको थोड़ा सा समझ भी आया होगा। अगर आपको थोड़ी बहुत कोई भी परेशानी है, कोई भी अगर आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।